Hello students, so in the previous lecture we have talked about the fungal association with the algae and we termed that association as lichen. So in this lecture we are going to talk about the fungal association with the higher plants, that is the gymnosperm and the angiosperm, and it is known as mycorrhiza. ठीक है, तो जब फंगस का एसोसिएशन algae के साथ होता है तो उसे lichen कहा जाता है. Previous lecture में we have talked about it, ठीक है, and in this lecture we are going to talk about the fungal association with the higher plants, that is the gymnosperm and the angiosperm, and that fungal association is termed as mycorrhiza. ठीक है, so let's start. So mycorrhiza की अगर बात करते हैं तो mycorrhiza क्या चीज है? तो जैसे आल्गे और फंगाई जब एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता था उसे अपन लाइकिन टर्म करते थे, बट यहाँ पे फंगस तो है ही, बट फंगस के साथ में देयर इज द एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है, सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. तब मेंशन करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगाई symbiotic association of a fungi with किसके साथ एसोसिएट करेगा? रूट्स के साथ एसोसिएट करेगा. ठीक है, with roots of higher plants. Okay, it is known as mycorrhiza. हायर प्लांट्स में कौन सा हायर प्लांट्स? तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो यहाँ पे कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो जैसे आल्गे और फंगाई में था म्यूचुअलिज्म, उसी तरीके का एसोसिएशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा. तो मैं लिख देता हूं बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड are benefited. ठीक है, and we term it as what? Mutualism. क्लियर है? सो माइकोरिजा और लाइकेन में डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए. नाउ क्या बेनिफिट है फंगस को, क्या हेल्प कर रहा है वो प्लांट के लिए? सो फंगाई जो है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. For absorption वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट को वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूं दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और जो मैक्सिमली एब्जॉर्ब किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फॉस्फोरस. जो मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी दी फॉस्फोरस. ठीक है, सो फंगाई क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा, काफी ज्यादा फैला हुआ रहेगा. ठीक है, तो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. उसी के सामने अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स क्या करेंगे? तो प्लांट्स
They would provide food and shelter. Provides food and shelter to fungi. ठीक है, उसी के साथ the plants also release some chemicals that help in the growth of fungi. तो लिखूंगा मैं, it releases certain chemicals that help in growth of fungi. ठीक है, सो इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल जो फंगाई को ग्रोथ में भी हेल्प करेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज द गिव एंड टेक रिलेशनशिप. फंगाई इज ऑल्सो बेनिफिटेड तो अपन दिखाते हैं साइन प्लस, एंड प्लांट इज ऑल्सो बेनिफिटेड तो अपन साइन दिखाते हैं प्लस. सो सच ए रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है उसे क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म. सो म्यूचुअलिज्म कम्स इन द टॉपिक ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं. विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिटीज. आई होप आपको पता है कि एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं. ओके, एस्कोमाइसिटीज आर व्हाट यू कॉल डेवलप्ड फंगाई आप बोलते हो. लाइफ साइकिल ऑफ आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से गो थ्रू कर लिए. सो एस्कोमाइसिटीज में एक टर्म है एस्कस. एस्कस का मतलब ही क्या होता है? एस्कस का मतलब होता है सैक लाइक, थैली के जैसा. ठीक है, तो जो फंगस है इट अपीयर्स एज इफ इट्स अ इन्वर्टेड पॉलीबैग. ठीक है, उल्टी थैली रखो ना, उस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. अभी जो एस्कोमाइसिटीज है इसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. वर्सेटाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. versatile sexual reproduction. Observed. ठीक है, वर्सेटाइल मतलब काफी सारे तरीकों से एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करेंगे. तो यहां पे मैं बात करूंगा डायरेक्ट एंड indirect method of एस्कस डेवलपमेंट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से एस्कस डेवलप कर सकता है. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्कस डेवलपमेंट. डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्कस डेवलपमेंट की बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म अ सेल. मेल and female gamete fuse and form a cell a dikaryotic cell. Fuse and form a dikaryotic cell which is known as, आप dikaryotic cell भी बोल सकते हो या फिर we can term it as the eschus mother cell. AMC, the eschus mother cell. ठीक है, so let's say there is a eschus mother cell
डाइकैरियोटिक है मतलब 2n। सो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे डाइकैरियोटिक सेल या फिर एस्कस मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी डिप्लॉयड। नाउ दिस डिप्लॉयड सेल इसका जो न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई अंडरगोज मियोसिस, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस होने की वजह से ये जो डिप्लॉयड सेल है इसमें क्या बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। There is formation of 4 haploid nuclei। आप लिखिएगा अपन बाजू में, formation of 4 haploid nuclei। These are all the haploid nuclei, ठीक है। एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में। अच्छा, ये जो न्यूक्लियाई है, ओके, ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है फिर से क्या करते, दे अंडरगो माइटोसिस। पहले मियोसिस हुआ, अब माइटोसिस होगा। याद रखना आपको ये चीज, फर्स्ट इट इज मियोसिस, देन इट इज माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस होगा न्यूक्लियाई का, तो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, 4 से 8 हो जाए। ठीक है, ये देखो 8 न्यूक्लियाई बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं फॉर्मेशन ऑफ 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। और फिर क्या होगा, इन न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। मतलब नाउ ईच ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज गोइंग टू हैव इट्स ओन साइटोप्लाज्म। अब ये इंडिविजुअल क्या होंगे, सेल्स बन गए। नाउ दे आर इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो क्या लिखे यहां पे, ऊपर लिखता हूं मैं इसको रब करके, cytoplasm accumulates around each nuclei and forms 8 cells। 8 सेल बन जाएगा ना, 8 न्यूक्लियाई थे, हर एक न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 8 सेल बनेंगे। These 8 cells can be termed as, इनके नाम क्या, they can be termed as ascospores or they can be termed as meiospores, they can be termed as ascospores or they can be termed as meiospores। and as you can see they are being formed inside a structure। ये जो structure है ना, ये now this is termed as ascus। इसे क्या कहा जाता है, ascus कहा जाता है। so as they are formed inside the ascus, ये क्या structure है, these are ascospores।
है ना, दिस आर जो मैंने बना रखे सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स आर एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हुए हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कस। तो जो फॉर्मेशन है दैट इज इनसाइड एस्कस, तो वी कैन टर्म द स्पोर्स आर एंडोजिनस इन ओरिजिन, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं द स्पोर्स आर endogenous in origin, ठीक है, क्लियर है। अभी जो एस्कस है, एस्कस कंसिस्ट ऑफ एस्कोस्पोर्स, सो दिस एस्कस दे गेट टुगेदर and form a fruiting body. This एस्कस, इसे बहुत सारे एस्कस साथ में आ जाएंगे, एस्कस get together and form a fruiting body. क्या बनाते हैं? fruiting body known as एस्कोकार्प, ठीक है। तो जितने भी एस्कस है वो क्या करेंगे, एक साथ आ जाएंगे एंड दे गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प, ठीक है। अब ये एस्कोकार्प की वैरायटीज है, जैसे ये जो मैंने दिखाया ये क्लोज सेक्शन था, है ना, जो स्पोर्स थे वो एक क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर थे। सो क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर अगर है, जैसे कि ये मैंने दिखाया था अभी, ये क्लोज बना देता हूं और इसके अंदर मैं स्पोर्स बना देता हूं, ये है मियोस्पोर्स या फिर एस्कोस्पोर्स आप बोल सकते हो। तो जो आउटर सरफेस है किसकी, एस्कोकार्प की, ठीक है। सो दिस सरफेस इज नोन एज पेरिडियम। ये क्या दिखा रहा हूं मैं एस्कोकार्प दिखा रहा हूं, दिस इज एस्कोकार्प, ठीक है। और इस एस्कोकार्प के अंदर क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या होगा, एस्कस के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एस्कोस्पोर्स, ठीक है। सो एस्कोकार्प क्या है, इट इज bunch of ascus. So bunch of ascus is forming ascocarp and this ascocarp consists of ascus, और ascus के अंदर क्या होगा, एस्कोस्पोर्स हो गए, ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लोज्ड है ना पूरा, दिस इज सच काइंड ऑफ एस्कोकार्प इज नोन एज क्लेस्टोथीशियम। क्या बोलेगी इसे, ठीक है, क्लाइस्टोथीसियम। क्या लिख सकते हैं, इट इज अ क्लोज स्ट्रक्चर एस्कोकार्प, इट इज अ क्लोज स्ट्रक्चर एस्कोकार्प, ठीक है। अगर इस टाइप का एस्कोकार्प वाले फंगस के एग्जांपल लेते हैं, क्लिस्टोथीशियम वाले एस्कोकार्प की अगर एग्जांपल ले अपन, सो दैट इज एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, and penicillium. Aspergillus and penicillium are the examples of a fungus containing Clistothecium type of ascocarp, closed structure, ठीक है। Now
There is another one which is flask shaped, which is termed as perithecium. दिख रहा है फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ जो रेड में दिखा रहा हूं ये एस्कस है, और एस्कस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एस्कोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको लेबल कर लेते हैं। दिस आर, ये पूरा क्या है? दिस इज एस्कोकार्प कंसिस्टिंग ऑफ एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या होगा? एस्कोस्पोर्स हो गए। तो ये जो एस्कोकार्प है ये आप देख सकते हो एक एंड से ओपन है, ठीक है, और वी कैन टर्म इट एज द फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प। फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प, ठीक है। तो फ्लास्क शेप्ड जो एस्कोकार्प होता है उसे कहा जाता है पेरिथीशियम। क्या कहा जाता है? पेरिथीशियम कहा जाता है। किसको? फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प को। इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप नाम का फंगस एंड न्यूरोस्पोरा नाम का फंगस, ठीक है। तो फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प दैट इज नोन एज द पेरिथीशियम, उसके एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अभी यहाँ पे मैंने न्यूरोस्पोरा नाम लिखा है, तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि न्यूरोस्पोरा को काफी ज्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स में, ठीक है। तो एक एनिमल है दैट इज ड्रोसोफिला, आपको पता ही है। ड्रोसोफिला को भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक्स में। तो इसीलिए एनिमल्स में ड्रोसोफिला को काफी यूज किया जाता है। तो प्लांट्स में अगर आप देखो तो यार फंगस को काफी यूज किया जाता है। तो इसीलिए दिस न्यूरोस्पोरा इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यहां पे मैं पहले लिख देता हूं। लिखे यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। कौन? न्यूरोस्पोरा काफी ज्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए, इसीलिए इट इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। सिंपल एंड इजी। तो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर अगर है तो द एग्जांपल्स आर क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एंड द फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प इज नोन एज पेरिथीशियम, ठीक है। सो न्यूरोस्पोरा जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इट इज टर्म्ड एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर very much, it is used highly for biochemical and genetic work. The same applies for Drosophila, ठीक है। Then there is a escocarp which is cup shaped. कप शेप्ड एस्कोकार्प भी है।
ठीक है। ये रहा एस्कस, ठीक है। और एस्कस के अंदर क्या होगा, एस्कोकार्प होगा, आई एम सॉरी एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो ये क्या चीज है, दिस इज एस्कस एंड अंदर की तरफ क्या है, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। सो जो कप शेप्ड एस्कोकार्प है, कप शेप्ड एस्कोकार्प, ठीक है, इट इज नोन एज apothecium. The cup shaped escocarp is known as apothecium, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल में we can take the Ascobolus and Pezisa. Ascobolus is the example, and the another example we can take is Pezisa, ठीक है। सो फ्लास्क शेप हो गया, कप शेप्ड हो गया, क्लोज शेप्ड हो गया। अब एक और देख लेते हैं, दैट इज पिलो शेप्ड। पिलो शेप्ड एस्कोकार्प, और इट्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से मैश जैसा होगा, और जो एस्कस है ठीक है, ये इस तरीके से एस्कस होगा। और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स, दिस आर एस्कस, और इनके अंदर क्या है, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक cushion like. If the ascus is cushion like, it is known as pseudothecium or ascostroma. It is known as pseudothecium, या फिर we can term it as what? This can be termed as ascostroma. और है, so I'll put a line here, और ascostroma. Clear? So we'll take the example of pseudothecium. So the example is Pleospora. Example is Pleospora. Okay, so this was all about the fruiting bodies. Those are found in the Ascomycetes. Okay, let's move ahead and let's talk about the life cycle of the filled mushroom. मशरूम की बात करते हैं. मशरूम आप सबने देखा होगा.
ठीक है। सो मशरूम की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अ फील्ड मशरूम, which is Agaricus canopstris. ठीक है, that's the name of the field mushroom, scientific name of the field mushroom, Agaricus canopstris. It is a Basidiomycetes. Agaricus canopstris is a Basidiomycetes. और Basidiomycetes की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाइफे होता है इनका, अंडरग्राउंड हाइफे है ना, प्लस हाइफे एंड माइनस हाइफे, मेल फीमेल जो अपन कैरेक्टरिस्टिक देते थे, वो हाइफे एक दूसरे के पास में आते हैं। जैसे दिस इज प्लस हाइफे, दिस इज माइनस हाइफे, ठीक है। और दी माइसेलियम आप बोल सकते हो फर्स्ट प्राइमरी माइसेलियम, एंड इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज सेकेंडरी माइसेलियम। दे अंडरगो सूडोगेमी, क्या करते हैं, दे अंडरगो सूडोगेमी, और सूडोगेमी के बाद दे वुड मर्ज and they form a secondary mycelium. ये सिंगल न्यूक्लियाई था, अब क्या होगा, दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे। This is and they form secondary mycelium, ठीक है। This secondary mycelium से जितने भी secondary mycelium है, they would be somewhat like this, okay। ये जमीन के अंदर है, और बाहर की तरफ, जमीन के बाहर, they would cluster up, they would group up, इस तरीके से ग्रुप अप हो जाए। The secondary mycelium would cluster up, ठीक है, सॉइल के बाहर की तरफ, and they would form a button-like structure. They would form, this is a button-like structure, और नीचे की तरफ आप ये देख रहे हो, पूरा जो बंच आपको दिख रहा है सेकेंडरी माइसेलियम का, that is known as rhizomorph. That is known as rhizomorph. And this button-like structure, it develops into what? It develops into a fruiting body. That is the basidiocarp. यही स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर आगे जाके कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइजोमॉर्फ तो होगा ही यहाँ पे। ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है ये डेवलप कर रहा है किसमें, इस तरीके के स्ट्रक्चर में, एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये मशरूम आप बोलते हो ना, मशरूम कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेजेस आप देख सकते हो। पहले प्राइमरी माइसेलियम मर्ज कर रहे हैं और बना रहे हैं सेकेंडरी माइसेलियम। सेकेंडरी माइसेलियम क्या बना रहा है, नीचे की तरफ राइजोमॉर्फ है, ऊपर की तरफ बटन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बटन लाइक स्ट्रक्चर
आगे जाके किस में डेवलप कर रहा है? फ्रूटिंग बॉडी में. दिस फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज बेसिडोकार्प. क्या कहा जाएगा इसे? बेसिडोकार्प कहा जाएगा. दो पार्ट काफी कॉमन है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, जो स्टॉक वाला पोर्शन है, इट इज नोन एज टाइप. क्या कहा जाएगा? टाइप कहा जाएगा. और जो ऊपर टोपी जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज पाइलस. इट इज नोन एज पाइलस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम, राइजोमॉर्फ, एंड देन द बेसिडोकार्प. ठीक है, दिस इज अ बेसिडोकार्प, द फ्रूटिंग बॉडी. क्लियर है? नाउ ये जो पाइलस है, पाइलस से there is presence of some strings coming out supporting the pilus. This is thread type structure होता है जो क्या कर रहा है? पाइलस को सपोर्ट करेगा. This is known as veil. क्या कहा जाता है उसे? वेल कहा जाता है. बट जैसे जैसे पाइलस की साइज बड़ी हो जाती है ना, तो जो वेल है, जो पाइलस को सपोर्ट कर रहे थे, वेल क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. तो मैं लिखूंगा एज पाइलस इंक्रीज इन साइज ड्यू टू वेट, वेल ब्रेक ऑफ. क्या हो जाती है? वेल टूट जाती. तो टूट जाने के बाद वेल का सिर्फ रिमेनिंग पार्ट बचेगा. जैसे जैसे पाइलस एनलार्ज होगा ना, तो वेल के ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वेल टूट जाती है. तो अब क्या हो जाएगा? साइज बढ़ा देते हैं अपन. ओके, आई हैव टू ड्रॉप दिस नाउ. ठीक है, तो वेल टूट गई. ठीक है, आप देख रहे हो जो ऊपर वाला पोर्शन है काफी एनलार्ज हो चुका है, और जो वेल्स थी वो सब क्या हो चुकी है? टूट चुकी है. अब उनका रिमेनिंग पोर्शन ही बचा है. तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे, कौन सा कलर में दिखाया था पेंट में, इस तरीके से यहाँ पे जमा हो जाएगा. जो बचा कुचा पोर्शन है वेल का, दिस इज नाउ नोन एज दी एन्युलस. इसे क्या कहा जाता है? एन्युलस. सो एन्युलस इज व्हाट? एन्युलस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वेल. रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वेल. उसी के साथ एक और स्ट्रक्चर जो अपन को देखने को मिलेगा, दोज आर द गिल्स. ठीक है, गिल्स देखने को मिलेगी नीचे की तरफ.
ठीक है. सो दिस आर नोन एज व्हाट, दिस आर नोन एज गिल्स, या फिर दे आर टर्म्ड एज लैमेला. गिल्स बोलेंगे या फिर वी कैन टर्म देम एज दी लैमेला. ठीक है. अभी इस लैमेला को अगर देखें या गिल्स को जूम करके देखें तो ये दिखेंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. यहां पे जो मैंने अंदर की तरफ दिखा रखा है दैट इज सेकेंडरी माइसीलियम. जो गिल्स है, गिल्स के अंदर क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम है विच इज लूजली पैक्ड. विच इज लूजली पैक्ड. और अगर बाहर की तरफ आप देखें there is also presence of secondary mycelium but it is tightly packed. So अंदर की तरफ जो है that is secondary mycelium which is loosely packed. बाहर की तरफ जो है that is which is tightly packed. ठीक है. सो फर्स्ट जो अंदर वाला रीजन है दैट इज नोन एज ट्रामा. इसे क्या कहा जाता है, अंदर वाले रीजन को ट्रामा कहा जाता है. जो सेकेंड है बाहर की तरफ जो सेकेंडरी माइसिलियम टाइटली पैक्ड है दैट इज नोन एज सब हाइमेनियम. दैट इज नोन एज सब हाइमेनियम. और उसके बाद का जो लेयर है सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है दैट इज नोन एज हाइमेनियम. दैट इज नोन एज हाइमेनियम, सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम. द थर्ड लेयर, first layer is trama which is made up of secondary mycelium which are loosely packed. The second layer is made up of secondary mycelium which is tightly packed known as subhymenium, and the third region is made up of hymenium. ये जो hymenium वाला region है, जो outermost region है, that consists of club shaped structure known as basidia. ठीक है. यहाँ पे मैं actually अंदर की तरफ होते हैं, they are club shaped structures. There is presence of club shaped structures known as basidia. known as basidia. ठीक है. सो दिस आर व्हाट, दिस आर बेसिडिया. जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, बेसिडिया. ठीक है. अभी इस बेसिडिया की अगर मैं बात करता हूं, ये अपन गिल्स के अंदर, लैमेला के अंदर है, और मैं बेसिडिया की अगर बात करूं सो बेसिडिया की अगर बात करें तो बेसिडिया के अंदर क्या होगा, लेट्स से दिस इज बेसिडिया, दिस इज बेसिडिया. ये बेसिडिया के अंदर जो न्यूक्लियाई है ये कौन सी कंडीशन में, n+n कंडीशन में है. सो दे वुड फ्यूज एंड फॉर्म
2n condition, dikaryon. ठीक है, and this nuclei, these are the nuclei, this nuclei would undergo what? Meiosis. तो मियोसिस की वजह से क्या बनेगा? मियोसिस की वजह से जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेगा और एक से कितना हो जाएगा? एक से डिवाइड होके बन जाएगा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ गए। ठीक है, अब ये जो बेसिडिया है, इस बेसिडिया के ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, रिंग जैसा। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये जो साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होगा इनके सराउंडिंग में, ईच ऑफ द nuclei would have cytoplasm accumulation. Now they are known as what? They are going to be termed as the spores, basidiospores. जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा? They are going to be termed as basidiospores. And this basidiospores, ये जो आउटग्रोथ बना है यहाँ पे, this is known as sterigmata. इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टेरिगमाटा। ठीक है, और ये जो स्पोर्स है ये ऊपर आके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर रिलीज हो जाएंगे, अंदर रहेंगे पहले, and then they would move towards the sterigmata and they would be released, and each of the spore would develop into, each of the spore would form what? It would form a primary mycelium. ठीक है, तो जैसा अपन ने स्टार्ट किया था, 2 प्राइमरी माइसेलियम फ्यूज करेंगे, सेकेंडरी माइसेलियम बनेगा। ठीक है, Is this clear? So we are back to the starting. फिर से अपन स्टार्टिंग पे आ गए। ठीक है, तो ये जो बने हैं स्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ये जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स क्या करेंगे? स्टेरिगमाटा पे लोकेट हो जाएंगे, एंड देन दे वुड fall off from the stigmata, and each of that basidiospore would develop into a primary mycelium. ठीक है, and फिर से 2 प्राइमरी mycelium merge करेंगे, secondary mycelium बनेगा। So this was the life cycle of the finned mushroom, that is Agaricus canistris. ठीक है, simple and easy. Now दो स्पोर्स देखे अपने, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। अगर दोनों का डिफरेंस देखना है, क्या देखा अपन ने अभी? एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स अभी आपने देखे, एस्कोस्पोर अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बन रहे थे, सो वी कैन टर्म देम एज एंडोजेनस इन ओरिजिन। ठीक है, बल्कि यहां पे जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ दैट इज ऑन द स्टेरिगमाटा। तो स्टेरिगमाटा पे है तो आप बोलोगे एक्सोजीनस इन ओरिजिन। Ascospores were formed inside the ascus, इसलिए it is endogenous in origin, the spores, while this is formed outside the sterigmata,
So it is termed as exogenous. दूसरा, नंबर की अगर बात करें, so they can be ranging from 8 to 4 in number. They can be ranging from 8 to 4 in number, while the basidospores can be ranging from 4 to 2 in number. 4 से 2 हो सकते हैं. और 8 to 4 in number. ठीक है. तो जो बेसिडोकार्प है, ये जो मशरूम है जो अपन देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, दे ग्रो इन अ रिंग. जैसे ग्रो कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, एक रिंग में, जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ ग्रो करेगा, एक यहाँ ग्रो करेगा, एक यहाँ ग्रो करेगा. इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन होगा. एक बेसिडोकार्प यहाँ पे, एक मशरूम यहाँ पे, दूसरा मशरूम यहाँ पे. इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन होगा. सो दिस रिंग इज नोन एज द फेरी रिंग और द फंगल फ्लावर्स. Ring of basidocarp is known as fungal ring या फिर floral ring. Fungal flowers बोल सकते हैं, या फिर इट कैन बी टर्म्ड एज दी फेरी रिंग. ठीक है, समझ में आ गया. सो बेसिडोकार्प जब ग्रो करेंगे ना जमीन में, तो ये इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन में ग्रो करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे. तो जो रिंग बनती है, रिंग ऑफ बेसिडोकार्प इज नोन एज द फंगल फ्लावर्स और द फेरी रिंग. ठीक है, क्लियर है. सेकेंडरी माइसीलियम का जो पार्ट था, जो बेसिडोकार्प का फॉर्मेशन कर रहा था, पार्ट ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम which forms basidocarp, या फिर we can also term it as the fruiting body. Part of the secondary mycelium which forms the basidocarp या फिर fruiting body, you have a specific name for it. Is known as spawn. It is known as spawn. ठीक है. So we have talked about the ascospores and the basidospores. Ascocarp and basidocarp की बात कर ली अपन ने आज के लेक्चर में. ठीक है. एस्कोस्पोर जो होते हैं उनका ओरिजिन एंडोजिनस होता है, क्योंकि वो ग्रो करते हैं एस्कस के अंदर. वाइल बेसिडोस्पोर का जो ओरिजिन है वो स्टेरिगमाटा के ऊपर बाहर की तरफ होता है, इसलिए इट इज नोन एज दी एक्सोजिनस. ठीक है. दे आर 8 to 4 इन नंबर, वाइल दी बेसिडोस्पोर्स आर 4 to 2 इन नंबर. जब बेसिडोकार्प ग्रो करते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, एक रिंग में ग्रो करेंगे. ठीक है. सो दैट रिंग इज नोन एज दी फंगल फ्लावर्स और दी फेरी रिंग. ठीक है. नाउ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी माइसेलियम which forms the basidocarp or the fruiting body, we have a specific term for it. It is known as spawn. ठीक है. तो अपन ने ये जो लेमिला था या फिर गिल्स थी, गिल्स के अंदर का भी बात कर लिया है, क्योंकि गिल्स के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. सो आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई इस लेक्चर में. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और कॉल मी अप. ठीक है. एंड मेक श्योर यू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करिए. ओके. Prepare the notes properly and drop me a WhatsApp. ठीक है, फोटो खींचने के बाद. Okay, so I'll keep this much for the session. In the next lecture, we'll move ahead and we'll talk about more details regarding the chapter. Thank you so much.